दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी यह बताना है आप लोगों को। कभी क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की बैठक कब आयोजित की गई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है ये 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने अपने माध्यम से बनाए हुए हैं जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका समक्ष सार ये आप लोगों के सामने। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। अब संविधान सभा की बैठक तो हुई थी, तो संविधान सभा की जो प्रथम बार जिसके मन में जो विचार आए कि हाँ भारत का भी अपना क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, इसके संबंध में पहला जो विचार जो प्रस्तुत किया था वो आपके 1934 में M.N. रॉय द्वारा इस को प्रस्तुत किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा भी इसे क्या किया गया, 1935 में इनके द्वारा भी इस संबंध में क्या गया, मांग उठाई गई। यदि मैं बात कहूँ आपसे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट करा दूँ, ये 1946 को ये संविधान सभा का गठन किया गया था। इस गठन के अंतर्गत अगर कहूँ कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन सबसे महत्वपूर्ण ये मिशन माना जाता है। जो चार्टर एक्ट जितने भी यहाँ पर लगे थे, अगर हम बात करें भारत का जो संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो आप सभी को ये भी ज्ञात होगा कि भारत का संवैधानिक विकास को 2 भागों में हमने वैसे अगर विभाजित किया गया है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रूप में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम बोलते हैं। जब इसका भारत में आगमन हुआ था 1773 से 1853 के मध्य में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये रहा। वहीं अगर हम दूसरे जो भाग में विभाजित करते हैं तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत की हमने पृष्ठभूमि को यहाँ पर जाना 1858 से 1947 तक का ये जो सफ़र रहा, इसके अंतर्गत तमाम चीज़ों का उतार चढ़ाव इसमें रहा। अगर हम बात करें कंपनी के अंतर्गत जो चार्टर एक्ट जो अधिनियम जो लगे, इसमें अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। और वहीं दूसरा जो तीसरा एक्ट जो पारित हुआ था वो चार्टर एक्ट था 1793 में हुआ था। उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1793 में और तीसरा चार्टर एक्ट आया था 1833 में आया था। चौथा आपका आया था 1853 में ये चार्टर एक्ट आया था। पहला आपको नोट कर लीजिएगा, इस एक्ट को आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट लगे, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट है, फिर चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट लगे हैं 1793 से 1813, 1833, 1853 ये लगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन इंडिया के अंतर्गत बात करें जो 1858 से 1947 तक के जो पूरा सफ़र रहा, उसमें मैंने आपसे कहा कि कैबिनेट मिशन के तहत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन के ही माध्यम से संविधान सभा का गठन संभव हो पाया। अब अगर हम बात करें जो 1858 का अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद आया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1851 आया था, फिर इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया था 1892 में आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे माल्टो मिंटो सुधार भी हम कहते हैं 1909 में ये आया था। कभी बहुत दफ़े पूछा जाता है कि भैया माल्टो मिंटो एक्ट कब ये लागू हुआ था, 1919 में हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे हम बात करते हैं मार्टियो चैटफोर्ड सुधार जो था 1919 का, इस एक्ट को हम समझते हैं। और वहीं दूसरा जो एक्ट जो पारित हुआ था ब्रिटिश इंडिया भारत के अंतर्गत अगर बात करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, पारित हुआ था, ये 1935 में हुआ था। और साथ ही अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव आया था, वो अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में आया था। और किप्स मिशन आया था आपके 1992। और कैबिनेट मिशन की हम जो बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से इसने अपनी पृष्ठभूमि तैयार करी। 1946 का बहुत महत्वपूर्ण ये माना जाता है। उसके बाद माउंट ब्रिटेन योजना आई थी
1847 में, 1947 की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट मिशन आया था 1946। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 के अंतर्गत ये हुआ था। अब ये 1946 का जो एक्ट की हम बात करें, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्यों ये इतना महत्वपूर्ण इस एक्ट को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों वाली ये कैबिनेट मिशन थी, जिसमें लॉर्ड पैथिस लॉरेंस ये थे और दूसरे थे सर सेटफोर्ड किप्स और वी अलेक्जेंडर। ये 3 क्या थे आपके सदस्य थे। इसमें लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस थे ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर ये नॉमिनेट हुए थे। और साथ ही अगर मैं बात करूं, कभी ये क्वेश्चन बनता है कि भैया कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया गया था, तो उसमें 3 सदस्य थे आपके, वो 3 के 3 आपके ब्रिटिश क्राउन के ये सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेटफुड किप्स और वी अलेक्जेंडर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किप्स मिशन भारत कब आया, कभी ये बहुत दफ़े क्वेश्चन बनता है, तो 24 मार्च 1946 को क्या आया था, किप्स मिशन भारत आया था। और योजना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, 16 मई 1946 को क्या हुआ था, योजना का प्रकाशन हुआ था। और साथ ही अगर हम बात करें संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपके जुलाई से अगस्त के मध्य में हुआ था 1946 के दफ़े। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया जो पहली बैठक की हमने जो बात करी थी, पहली बैठक जो हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही इस प्रश्न का सार था। ठीक है, पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो बने थे सचिदानंद सिन्हा बने थे, ये सिर्फ 2 दिन का इनका कार्यकाल रहा अध्यक्ष पद पर, क्योंकि अस्थायी थे। उसके बाद अगर हम बात करें, इस बैठक में 211 सदस्यों द्वारा हिस्सा लिया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 211 सदस्यों द्वारा किस बैठक में हिस्सा लिया गया था, तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें, कैबिनेट की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें 211 लोगों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, और साथ ही मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया। और वहीं आप देखोगे उसके 2 दिन बाद 1946 को दूसरी ये संविधान सभा की यहाँ पर बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा क्या किया था, अपने जो अस्थायी ये जो अध्यक्ष थे, और जब दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जो चुन लिया गया तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और उपाध्यक्ष यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष चुने गए, जिसमें HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी, ये 2 क्या करे थे, इसमें उपाध्यक्षों को नॉमिनेट किया गया था। वहीं अगर हम बात करें तीसरी बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, तो वो 13 जनवरी 1946 को तीसरी बैठक का ये आयोजन हुआ था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया। आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का जो प्रस्तावना कहते हैं जिसमें संपूर्ण रूप से संविधान सभा का सार रहता है, तो ये नेहरू जी द्वारा इसको क्या किया था, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 जनवरी 1946 को, इसमें इनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने से साझा किया। अब वहीं अगर हम बात करें 12वें नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें, अगला इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है। ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, या फिर कहें एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका वाला है, ये एकल नागरिकता है, या फिर एक धार्मिक राज्य की अगर की बात करें, तो दोस्तों आप सभी को स्पष्ट करा दूं, ये जो इसका जो आंसर है आपका ये डी, इसका आंसर क्या है, सही है। एक धार्मिक राज्य के रूप में इसे गढ़ा गया था। ठीक, आपको मैंने कहा इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है पूछ रहा है,
ठीक है, हमारी जो संविधान सभा की विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता में मौजूद आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता है, और एकल नागरिकता तो है ही, और साथ ही अगर कहें यहाँ एक धार्मिक राज्य, कहने का मतलब है एक धर्म की यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती, एक धर्म को स्वरूपीय नहीं माना जाता, सभी धर्मों को यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, तो सभी धर्मों को एक रूप में यहाँ पर लेकर चलते हैं, सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि हिंदू धर्म को ही स्वरूपी ये समझ के चलते हैं, सभी धर्म एक समान है, ये इसके अंतर्गत इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर हम बात करें संविधान की विशेषताओं की, अगर हम बात करें क्या संविधान की विशेषताएं हैं, इसको भी समझना बड़ा अत्यंत है। ये देखिए सबसे लंबा व लिखित संविधान क्या है, भारत का ही है, आप सभी को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का संविधान को माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये विभिन्न स्रोत, अगर हम स्रोतों की अगर बात करें कि भैया संविधान सभा की अगर जब निर्माण हुआ था, उसमें जो चीज़ें हमने इंक्लूड किए कि क्या क्या चीज़ें हम संविधान में रख सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, वो तमाम चीज़ें हमने इसके अंतर्गत वर्णित किया था। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कि अधिकांश ढांचा जो रहा वो 1935 का अधिनियम के अंतर्गत जो, ठीक है, अधिकांश ढांचा 1935 के आधार पर, और मौलिक अधिकार जो हमने लिए थे वो अमेरिका से लिए गए थे, और नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें आयरलैंड से हमने ये नीति निर्देशक तत्व ये लिए थे। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने अन्य विदेशी से ये तमाम चीज़ें ली हुई हैं, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, तो उसको भी देखना बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नता और अनियमितता का समन्वय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत है, इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप को ढांचे को उसमें रखा गया है, मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत हैं, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें एकल नागरिकता को भी इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को ये जोड़ दिया गया है, ये आपको बताना है। अब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये तमाम चीज़ों को जोड़ दिया गया प्रस्तावना में, ये जो 3 शब्द यहाँ पर देखने को मिल होंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द यहाँ पर क्या किया था, जोड़ दिया गया था। अब ये किस लिए जोड़ा गया था, कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था, इसको भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। देखिए 5वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया था, या फिर आपके 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, या फिर आपके इसमें से कोई नहीं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करूं जो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष की बात करते, तो ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब इसमें क्या किया था, इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं हम, इसको बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन क्या था। देखिए जो यह संशोधन था, इस संशोधन में अभी तक जो पारित जितने भी सभी संशोधन से भी सबसे अधिक संशोधन इसमें किए गए हैं, व्यापक तौर पर इसमें किए गए हैं। इसे लघु संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत ढेर सारी चीज़ों को क्या किया गया है, इसमें संशोधित किया गया संविधान में। ये जो संशोधन हुआ था आपके 42वां संविधान से, तो 1976 को ये हुआ था। ठीक है, अब इसके द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा अध्याय 4 के क, आप देखोगे अध्याय 4 को देखोगे, उसमें क को अगर आप देखोगे तो उसमें 14 क और तथा अगर मैं बात करूँ 9 नए अनुच्छेद इसमें क्या करते हैं, सम्मिलित किए गए। अब देखिए इस संशोधन के अंतर्गत अध्याय 4 के क और साथ ही 14 क और तथा 9 इसमें क्या किया, नए क्या कर दिया, अनुच्छेदों को इसमें, आर्टिकलों को इसमें जोड़ दिया गया। अगर हम बात करें कुल आर्टिकल कितने संशोधन किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 52 संविधान संशोधन इसके अंतर्गत किए गए हैं। किसके अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुल 52 अनुच्छेदों को इसमें क्या किया, संशोधन किया गया। और संविधान सभा की अगर मैं कहूँ उद्देशिका में भी 3 जो शब्दों को इसमें दिया गया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और अगर मैं बात करूँ इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 31 गौ को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जोड़कर जो प्रावधान किया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों की बात करो उसको प्रभावित रूप से इसको लागू किया गया और मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 नए रूप में इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल अगर आप बात करोगे 39 क के अंतर्गत दिया है उद्योगों के प्रबंधन और कर्मचारियों की भागीदारी कितनी रहेगी, और आर्टिकल आप देखोगे 43 क के अंतर्गत रखा गया। और साथ ही अगर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन जीव की अगर बात करूँ, वन्य जीव की बात करें तो 39 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन रहा। देखिए अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के अंतर्गत अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना हमने अमेरिका से ग्रहण किया। संविधान संशोधन का परिचय पत्र इसे कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? इसे N.A. पालकीवाला द्वारा इसे कहा गया कि संविधान का परिचय पत्र इसे कहा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इस अगर आप देखोगे इस संपूर्ण प्रस्तावना को तो इसमें क्या लिखा गया? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए तथा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली संप्रभुत्वता दृढ़ संकल्प होकर हम क्या करते हैं, अपनी इस संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो आज 26 नवंबर 1949 को एकीकृत कर द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित यहाँ पर करते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो जो प्रस्तावना है संपूर्ण रूप से जिन चीज़ों को मैंने आपको बोला, ये सभी कुछ आपको एक छोटा लघु संविधान इसे कह सकते हो। सभी चीज़ें, यही चीज़ें संविधान के अंतर्गत विस्तार पूर्वक उसको वर्णित किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राज्य शब्द की जो परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, ये आपको बताना है। जो राज्य शब्द है ना, उसे किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित किया गया है? 368 के आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12। तो किसके अंतर्गत किया गया आपको स्पष्ट तौर पर पता, आर्टिकल 12 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, क्या है ये देखिए, आर्टिकल 12 जो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है मूल अधिकारों को। अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकार इसके अंतर्गत समाहित हैं और भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसे दी गई है मूल अधिकारों का। राज्य का वर्णन किया गया है आपके अनुच्छेद 12 में किया गया है। ये आपको स्पष्ट रूप में अवगत होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ की अगर बात करें आर्टिकल 13 में दिया गया है। और मूल संविधान में जो 7 मूल अधिकार थे वो कौन कौन से थे, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना कि भैया यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार दिया गया था। जो कभी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो ये जो आर्टिकल दिया हुआ है 14 से 18 तक का संपूर्ण रूप से इसमें वर्णन किया गया है समानता का अधिकार का। और स्वतंत्रता का अधिकार का 19 से 22 तक के आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो 23 से 24 के मध्य में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 के मध्य है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए हुए हैं वो 29 से 30 के मध्य। संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान समय में हट गया है। ठीक है, ये आपके 31वें आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर बात करें तो ये आर्टिकल 32 में इसका वर्णन या कहीं इसका जिक्र है। देखिए, संपत्ति के अधिकार को जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1978 के तहत इसे क्या कर दिया गया था, भाग 12 के आर्टिकल 300 क के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो
15 नंबर का जो प्रश्न आप देख पा रहे होगे, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है, ये आपको बताना है। अब मूल कर्तव्यों को किस वर्ष से सम्मिलित किया गया, 1972 में, 1976 में, 1978 में या 2000 में। मूल कर्तव्यों को अगर हम बात करें 1976 में इसको क्या किया था, सम्मिलित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी। देखिए मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें संविधान के अंतर्गत, तो मूल कर्तव्य क्या है, मूल संविधान में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए अब कल लिया गया है, रूस में लिया, जो ये हमने जो मूल कर्तव्य जो लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, वो रूस से लिया हुआ है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर हमने 42वां संविधान जब संशोधन किया गया था 1976 में, तो संविधान में जो सम्मिलित आर्टिकल था 51 क भाग 4 क का जो 11वां कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया गया, जो 86वां जो संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके अंदर क्या था, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के जो बच्चों को यहाँ पर क्या जाएगी, यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क रूप में यहाँ क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दी जाएगी, ये इसके अंतर्गत रखा गया था। अगर हम बात करें, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए मैंने कहा कि आर्टिकल 368 में 2 नए खंड यहाँ पर जोड़ा गया था, जिसमें 339(4) तथा और 339(5) इसमें सम्मिलित किया गया था। तो जिसके माध्यम से क्या था, संसदीय सर्वोच्चता और न्याय की सुनिश्चितता को यहाँ पर दृढ़ करते हुए संसद की कार्य चीज़ों को यहाँ पर दिया गया। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 368 में वर्णित संशोधन की प्रतिक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपक्रम में संशोधन नहीं कर सकती है, तो किसी भी न्याय में किसी भी आधार का यहाँ पर प्रश्नगत चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत कही गई है। ठीक है दोस्तों आपको ये श्रृंखला कैसी लगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।